Hello student, today I am going to solve NIS 374 Military Studies question paper of December 2021. This question paper consists of 28 questions. Maximum marks is 100 and passing marks is 30. Time duration is 3 hours. All questions are compulsory. 1. What type of weapon were used in the Stone Age? A. Spear, wedge, mace. पाषाण युग में किस प्रकार के हथियार प्रयोग किए जाते थे? ए. भाला, फान, गदा. 2. Which one of the following statements is true about the Special Frontier Force? B. It was established under the direct supervision of the Prime Minister. निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशिष्ट सीमा बल के संबंध में सत्य है? B. इसकी स्थापना सीधे प्रधानमंत्री की देखरेख में की गई थी. 3. Which of the following minerals is used for the weapon production? C. थोरियम. निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रयोग अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन के लिए किया जाता है? C. थोरियम. 4. Which one of the following is the appropriate meaning of the term strategy? D. It is a calculated plan of action to achieve the desired goals. निम्नलिखित में से रणनीति को सही अर्थ कौन सा है? D. वांछित ध्येय की उपलब्धि के लिए एक सोची समझी युक्ति. 5. What is meant by the art of warfare? युद्ध कौशल से क्या अभिप्राय है? Warfare is defined as the activity of fighting between two armies. It involves strategy, tactics and training. युद्ध को दो सेनाओं के बीच लड़ने की गतिविधि के रूप में परिभाषित किया गया है. इसमें रणनीति और प्रशिक्षण शामिल है. 6. What is armored corps? What major role does it play? आर्मर्ड कोर क्या है? इसका प्रमुख कार्य क्या है? It is one of the main fighting arms of the modern army that has replaced the cavalry or horses. It consists of tanks as its main weapons. They also provide vital support to the infantry, foot soldiers by providing cover when they are attacking the enemy positions. यह आधुनिक सेना के मुख्य लड़ाकू हथियारों में से एक हैं जिसने घुड़सवार सेना या घोड़ों को बदल दिया है. इसमें मुख्य हथियार के रूप में टैंक होते हैं. जब वे दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर रहे होते हैं तो वे कवर प्रदान करके इन्फेंट्री पैदल सैनिकों को महत्वपूर्ण सहायता भी प्रदान करते हैं. 7. मेंशन एनी 4 एलिमेंट्स ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी. समुद्रवर्ती सुरक्षा के किन्हीं 4 घटकों का उल्लेख कीजिए. Elements of maritime security. 1. International and national peace and security. 2. Protection of sea lanes of communication. 3. Protection from crime at sea. 4. Access and security to the resources at sea. समुद्री सुरक्षा के तत्व. 1. अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा. 2. संचार के समुद्री मार्गों का संरक्षण. 3. समुद्र में अपराध से सुरक्षा. 4. समुद्र में संसाधनों तक पहुंच और सुरक्षा. 8. Highlight the 2 main factors on which the modernization of armed forces depends upon. ऐसे 2 मुख्य कारकों को उजागर कीजिए जिन पर सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण निर्भर करता है. 1. Military strategy to address national security. 2. Adequate budget allocation. 1. राष्ट्रीय सुरक्षा को संबोधित करने के लिए एक सैन्य रणनीति. 2. पर्याप्त बजट आवंटन. 9. एक्सप्लेन न्यूक्लियर फ्यूजन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. नाभिकीय विलयन का अर्थ एक उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए. इन ए न्यूक्लियर फ्यूजन अ पेयर ऑफ लाइट न्यूक्ली यूनाइट आर फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ अ हैवियर एटम. द फ्यूजन ऑफ द हाइड्रोजन आइसोटॉप इज नोन एज ड्यूटेरियम और हेवी हाइड्रोजन. अंडर सुटेबल कंडीशंस द ड्यूटेरियम न्यूक्ली में कंबाइन टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ हैवियर एलिमेंट हीलियम. नाभिकीय संलयन में प्रकाश नाभिक का एक जोड़ा एक भारी परमाणु के नाभिक का निर्माण करने के लिए एक साथ जुड़ता है. हाइड्रोजन समस्थानिक के संलयन को ड्यूटेरियम पर भारी हाइड्रोजन के रूप में जाना जाता है. उपयुक्त परिस्थितियों में ड्यूटेरियम नाभिक एक भारी तत्व हीलियम के नाभिक का निर्माण कर सकते हैं. 10. गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स. प्राकृतिक आपदाओं के कोई 2 उदाहरण लिखिए. 1. अर्थक्वेक. 2. फ्लड्स. 1. भूकंप. 2. बाढ़. 11. डिस्क्राइब एनी 4 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मिलिट्री स्टडीज़. सैन्य अध्ययन के किन्हीं 4 महत्वपूर्ण आयामों का वर्णन कीजिए. Important aspects in military studies. 1. Terrain. Study of terrain where the battle will be fought. This subject help in making defenses, forts and creating obstacles for the enemy.
2. Tactics. Tactics is the art or plan of deploying army units to maneuver to a position of advantage in a battle. Different tactics have to be thought over against different type of enemies and different terrain. Fighting in mountain will be different from fighting in desert. 3. Maps and astronomy. These are required for navigating and moving from one place to another. In ancient times, there were no map and armies used directions, movement of sun and stars to march from one place to another. 4. Leadership. Military leadership is an art, a creative activity based on character, ability and mental power. It is one of the most important factor in war fighting. सैन्य अध्ययन में महत्वपूर्ण पहलू। 1. भूभाग। उस इलाके का अध्ययन जहां लड़ाई लड़ी जाएगी। यह विषय रक्षा, किले बनाने और दुश्मन के लिए बाधाएं पैदा करने में मदद करता है। 2. रणनीति। रणनीति एक युद्ध में लाभ की स्थिति में युद्धाभ्यास करने के लिए सेना की इकाइयों को तैनात करने की कला या योजना है। अलग अलग तरह के दुश्मनों और अलग अलग इलाकों के खिलाफ अलग अलग रणनीति सोचनी पड़ती है। पहाड़ों में लड़ना रेगिस्तान में लड़ने से अलग होता है। 3. मानचित्र और खगोल विज्ञान। नेविगेट करने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। प्राचीन समय में नक्शे और सेना का इस्तेमाल नहीं होता था। दिशाओं, सूर्य और तारों की गति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। 4. नेतृत्व। सैन्य नेतृत्व एक कला है जो चरित्र, क्षमता और मानसिक शक्ति पर आधारित एक रचनात्मक गतिविधि है। यह युद्ध लड़ने में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। 12. राइट द कंपोजिशन ऑफ सब डिवीजन ऑफ द आर्मी फ्रॉम अ सेक्शन टू द कमांड। सेक्शन से लेकर कमांड तक थल सेना के सब डिवीजन की संरचना लिखिए। सब डिविजन्स ऑफ द आर्मी। 1. सेक्शन 10 सोल्जर्स। 2. प्लाटून 3 सेक्शन 3 कंपनी 3 प्लाटून्स बटालियन 4 कंपनीज ब्रिगेड 3 बटालियंस डिवीजन 3 to 4 ब्रिगेड कॉर्प्स 3 to 4 डिवीजन कमांड। Each command is led by general officer commanding in chief with the rank of lieutenant general. सेना के सब डिवीजन। 1 खंड 10 सैनिक, पलटन 3 खंड, कंपनी 3 पलटन, बटालियन 4 कंपनियां, ब्रिगेड 3 बटालियन, डिवीजन 3 से 4 ब्रिगेड, वाहिनी 3 से 4 डिवीजन। कमांड। प्रत्येक कमांड का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के साथ जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ द्वारा किया जाता है। 13. Describe any 4 elements included in the maritime zone recognized under international law. अंतर्राष्ट्रीय कानून की मान्यता के अनुसार किसी समुद्री क्षेत्र के किन्हीं 4 तत्वों का वर्णन कीजिए। 1. Internal water. Internal waters are the waters on the landward side of the baseline from which the distance of the territorial sea is measured. States have full sovereignty over its internal waters. Internal waters are considered as a part of land territory. 2. Territorial sea. States can claim 12 nautical miles from its baseline. The coastal state has the authority over the territorial sea, the air space above it, and the seabed and subsoil beneath it. 3. Contiguous zone. Each coastal state can claim a contiguous or adjacent zone. It is beyond the territorial sea and extends seawards up to 24 nautical miles from its baseline. In this zone, coastal state can exercise custom, physical, immigration or sanitary laws. 4. Exclusive economic zone. Coastal state can claim an exclusive economic zone beyond and adjacent to its territorial sea that extend up to 200 nautical miles towards sea from its baseline or out to a maritime boundary with another coastal state. 1. आंतरिक जल। आंतरिक जल वह जल है जो आधार रेखा के भूभाग की ओर स्थित होता है, जिससे प्रादेशिक समुद्र की दूरी मापी जाती है। अपने आंतरिक जल पर राज्यों की पूर्ण संप्रभुता है। आंतरिक जल को भूमि क्षेत्र का एक भाग माना जाता है। 2. प्रादेशिक सागर। राज्य इसकी आधार रेखा से बाहर समुद्री मील का दावा कर सकते हैं। तटीय राज्य का प्रादेशिक समुद्र, उसके ऊपर के वायु क्षेत्र और उसके नीचे समुद्र तल और उपभूमि पर अधिकार है। 3. स्नेहित क्षेत्र। प्रत्येक तटीय राज्य एक स्नेहित या निकटवर्ती क्षेत्र का दावा कर सकता है। यह प्रादेशिक समुद्र से परे है और इसकी आधार रेखा से समुद्र की ओर 24 नॉटिकल माइल तक फैली है। इस क्षेत्र में तटीय राज्य सीमा शुल्क, वित्तीय, आप्रवास या स्वच्छता कानूनों का प्रयोग कर सकते हैं। 4. विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र। तटीय राज्य अपने प्रादेशिक समुद्र से परे और उसके आसपास एक विशेष आर्थिक क्षेत्र का दावा कर सकते हैं जो इसकी आधार रेखा से समुद्र की ओर 200 नॉटिकल माइल तक या किसी अन्य तटीय राज्य के साथ समुद्री सीमा तक फैला हुआ है। 14.
Identify and write the correct names of the following infantry weapons and equipments in your answer book. ऊपर दिए गए पैदल सेना के हथियारों और सामान को पहचानिए तथा उनके सही नाम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ए. असॉल्ट राइफल, बी. पिस्टल, सी. कैलासिको AK-203 असॉल्ट राइफल, डी. 7.62 mm ड्रैगनॉ स्नीपर राइफल। 15. How has the Indian Armed Forces modernized itself? Explain any four such achievements. भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने अपना आधुनिकीकरण कैसे किया है, इसकी ऐसी किन्हीं 4 उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। Achievements towards modernization. 1. Process to acquire 7 lakh assault rifle. 2. Procuring of lighter personnel kit, ballistic helmets and communication facility etc. 3. Battlefield management system. 4. The mechanized forces being modernized with tanks and infantry carrying vehicles. आधुनिकीकरण की दशा में उपलब्धियां: 1. 7 लाख असॉल्ट राइफल हासिल करने की प्रक्रिया। 2. लाइटर पर्सनल किट, बैलिस्टिक संचार सुविधाओं वाले हेलमेट आदि की खरीद। 3. युद्ध क्षेत्र प्रबंध प्रणाली। 4. टैंक और पैदल सेना ले जाने वाले वाहनों के साथ मशीनीकृत बलों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 16. Describe any 4 actions that have been taken for the modernization of the Navy to meet the emerging threats from China in the Indo-Pacific arena. हिंद तथा प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में चीन की ओर से आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए जल सेना के आधुनिकीकरण हेतु की गई किन्हीं 4 कार्रवाइयों का वर्णन कीजिए। Action for modernization of Navy. 1. Developing indigenous capability systems, seasons and weapons. 2. Ambitious project to build 6 nuclear-powered attack submarine. 3. There are 34 ships under construction. 4. An advanced version of Barak 8 developed in collaboration with Israel has entered service. नौसेना के आधुनिकीकरण के लिए कार्रवाई: 1. स्वदेशी क्षमताओं, प्रणालियों, मौसमों और हथियारों का विकास करना। 2. 6 परमाणु शक्ति से चलने वाली हमलावर पनडुब्बियों के निर्माण की महत्वाकांक्षी परियोजना। 3. 34 जहाज निर्माणाधीन हैं। 4. इजराइल के सहयोग से विकसित बराक 8 के एक उन्नत संस्करण ने सेवा में प्रवेश किया है। 17. विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाट अ न्यूक्लियर चेन रिएक्शन इज. एक आरेख द्वारा यह स्पष्ट कीजिए कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शन क्या होता है। Nuclear chain reaction. Nuclear chain reaction is a sequence of reactions, a reactive product from the first reaction followed by additional reactions to take place. In a chain reaction, positive feedback leads to a self-amplifying chain of events. In nuclear chain reaction, a high-speed neutron is used to bombard the nucleus of the fissile atom. This breaks the nucleus into smaller atoms and in the process also release additional high-speed neutrons. These high-speed neutrons bombard with the other atom of fissile material. This process continues to form a nuclear chain reaction. The uncontrolled nuclear chain reaction leads to the release of large amount of heat energy, which causes destruction. Nuclear chain reaction. न्यूक्लियर चेन रिएक्शन प्रतिक्रियाओं का एक क्रम है। पहली प्रतिक्रिया से एक प्रतिक्रियाशील उत्पाद होने के बाद अतिरिक्त प्रतिक्रिया होती है। एक श्रृंखला प्रतिक्रिया में सकारात्मक प्रतिक्रिया घटनाओं की एक आत्म प्रबंधन श्रृंखला की ओर ले जाती है। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया में एक उच्च गति वाले न्यूट्रॉन का उपयोग विखंडनीय परमाणु के नाभिक पर बमबारी करने के लिए किया जाता है। यह नाभिक को छोटे परमाणुओं में तोड़ देता है और इस प्रक्रिया में अतिरिक्त उच्च गति वाले न्यूट्रॉन भी छोड़ता है। यह उच्च गति वाले न्यूट्रॉन विखंडनीय सामग्री के अन्य परमाणुओं के साथ बमबारी करते हैं। यह प्रक्रिया एक परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाने के लिए जारी है। अनियंत्रित परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया से बड़ी मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा निकलती है जो विनाश का कारण बनती है। 18. Mention any 4 types of Indo-atmospheric burst and describe any 2 of them. किन्हीं 4 प्रकार के एंडो एटमॉस्फेरिक बर्स्ट का उल्लेख कीजिए तथा उनमें से किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। Types of Indo-atmospheric burst. 1. High altitude air burst. 2. Air burst. 3. Surface or ground burst. 4. Subsurface burst. 1. High altitude air burst. A high altitude burst is defined as the one in which the explosion take place at an altitude in excess of 3000 meter. The effects of blast, thermal and nuclear radiations of such burst are
negligible at ground level, but radar and wireless communications may get affected over a large area for a long duration. 2. Air burst. When a nuclear explosion takes place below 3000 meter of altitude, the weapon residue immediately incorporates material from the surrounding medium and form an intensely hot luminous mass. एंडो एटमॉस्फेरिक बर्स्ट के प्रकार: एक हाई एल्टीट्यूड एयर बर्स्ट, 2 एयर बर्स्ट, 3 सतह या जमीन का बर्स्ट, 4 उप सतह बर्स्ट। एक हाई एल्टीट्यूड एयर बर्स्ट: हाई एल्टीट्यूड बर्स्ट को उस विस्फोटक के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें विस्फोट 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होता है। ऐसे विस्फोटकों के विस्फोट थर्मल और परमाणु विकिरणों का प्रभाव जमीनी स्तर पर नगण्य होता है, लेकिन रडार और वायरलेस संचार लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र में प्रभावित हो सकते हैं। 2. एयर बर्स्ट: जब 30,000 मीटर की ऊंचाई से नीचे एक परमाणु विस्फोट होता है तो हथियार के अवशेष तुरंत आसपास के माध्यम से सामग्री को शामिल कर लेते हैं और एक अत्यधिक गर्म और चमकदार द्रव्यमान बनाते हैं जो आकार में लगभग गोलाकार होता है। 19. What does cyber propaganda aim at? Explain any 4. साइबर प्रचार के उद्देश्य क्या हैं? इनमें से किन्हीं 2 को स्पष्ट कीजिए। Aims of cyber propaganda. 1. The aim of propaganda is to control information and influence public opinion. 2. Cyber propaganda is an effort to control information in whatever form it takes and influence public opinion. 3. It is a form of psychological warfare except it uses social media, fake news websites and other digital means. 4. Propaganda is the deliberate, systematic attempts to shape perceptions, manipulate cognitions and direct behavior to achieve a response that furthers the desired intent of the propagandist. साइबर प्रचार के उद्देश्य: 1. प्रचार का उद्देश्य सूचना को नियंत्रित करना और जनमत को प्रभावित करना है। 2. साइबर प्रचार सूचना को किसी भी रूप में नियंत्रित करने और जनमत को प्रभावित करने का एक प्रयास है। 3. यह मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक रूप है, सिवाय इसके कि यह सोशल मीडिया, नकली समाचार वेबसाइटों और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करता है। 4. प्रचार एक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए धारणाओं को आकार देने, अनुभूतियों में हेरफेर करने और प्रत्यक्ष व्यवहार के लिए जानबूझकर व्यवस्थित प्रयास है जो प्रचारक के वांछित इरादे को आगे बढ़ाता है। 20. Match the UN missions in column A with the respective countries where they are operating given under column B. स्तंभ ए के नीचे दिए गए संयुक्त राष्ट्र के मिशनों को सही मिलान स्तंभ बी के नीचे दिए गए क्रमशः उन देशों से कीजिए जहां उनका कार्यक्षेत्र है। संयुक्त राष्ट्र मिशन कंट्री देश: ए MOAUSCO लेबनान, बी UNOCI सीरिया, सी UNIFIL कांगो, डी UNDOF आइवरी कोस्ट। यूएन मिशन संयुक्त राष्ट्र मिशन कंट्री देश: ए MONUSCO कांगो, बी UNOCI आइवरी कोस्ट, सी UNIFIL लेबनान, डी UNDOF सीरिया। 21. Describe the composition and vision of the National Disaster Management Authority. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की संरचना तथा भावी उद्देश्य का वर्णन कीजिए। Composition of NDMA. 1. National Disaster Management Authority is at the national level. 2. NDMA has a response team in every state as well as at the center. 3. The response team at the center are called National Disaster Relief Force. 4. At the state level it is called State Disaster Relief Force. 5. The response team are trained by armed force. Vision: to build a safer and disaster resilient India by a holistic, proactive, technology driven and sustainable development strategy that involves all stakeholders and fosters a culture of prevention, preparedness and mitigation. NDMA की संरचना: 1. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर है। 2. NDMA के पास हर राज्य के साथ साथ केंद्र में एक प्रतिक्रिया दल है। 3. केंद्र में प्रतिक्रिया टीमों को राष्ट्रीय आपदा राहत बल कहा जाता है। 4. राज्य स्तर पर इसे राज्य आपदा राहत बल कहा जाता है। 5. प्रतिक्रिया दलों को सशस्त्र बलों द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है। उद्देश्य: एक समग्र, सक्रिय, प्रौद्योगिकी संचालित और सतत विकास रणनीति द्वारा एक सुरक्षित और आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करना जिसमें सभी हितधारक शामिल हों और रोकथाम, तैयारी और शमन की संस्कृति को बढ़ावा दें। 22. The Indian Army has been playing a direct role in fighting insurgency and terrorism in Jammu and Kashmir and northern eastern state for decades.
जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स। भारतीय सेना दशकों से जम्मू तथा कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोहियों तथा आतंकवादियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से लड़ने की भूमिका अदा करती रही हैं। उपयुक्त तर्कों द्वारा इस कथन को न्यायोचित सिद्ध कीजिए। As part of the direct involvement, the Indian Army has raised a specialized counter-insurgency force named Rashtriya Rifle, which is specially trained to counter-insurgency operations in the high-altitude Jammu and Kashmir. In the northeast, then are number of insurgent groups like ULFA, NDFB, and UNLF that are carrying out terrorist operations. These groups have their bases in Myanmar. The border is very difficult to be fenced, mountains, valley, and forest. The task of checking the insurgent becomes very difficult. So the task is given to the Indian Army. प्रत्यक्ष भागीदारी के रूप में भारतीय सेना ने राष्ट्रीय राइफल्स नामक एक विशेष काउंटर विद्रोह बल खड़ा किया है, जिसे विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले जम्मू कश्मीर में उग्रवाद अभियानों का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उत्तर पूर्व में उल्फा, एनडीएफबी और यूएनएलएफ जैसे कई विद्रोही समूह हैं जो आतंकवादी अभियान चला रहे हैं। इन समूहों के म्यांमार में ठिकाने हैं। सीमा पर बाड़ लगाना बहुत मुश्किल है। पहाड़, घाटियां और जंगल विद्रोहियों को रोकने का काम बहुत मुश्किल हो जाता है, तो यह कार्य भारतीय सेना को दिया जाता है। 23. Bring out distinctions between the armies of the ancient age and those of the middle age on the basis of A. Type of army, B. Type of warfare and C. Weapons. प्राचीन काल तथा मध्यकाल की सेनाओं में निम्नलिखित आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। एक, सेना का प्रकार, बी. युद्ध शैली, सी. हथियार। टाइप ऑफ आर्मी, एशियंट एज, चंद्र रंगबला, मिडिल एज, इन्फेंट्री, कैवेलरी एंड आर्टिलरी। टाइप ऑफ वारफेयर, स्टेट और पोजिशनल as well as maneuver. Weapons, sword, spear, bow and arrow. Sword, bow and arrow guns. सेना के प्रकार, प्राचीन युग, चटन रंगवाला, मध्यकालीन युग, पैदल सेना, घुड़सवार सेना और तोपखाना। युद्ध शैली, राज्य तथा स्थितीय युद्धाभ्यास के रूप में। हथियार, तलवार, भाला, धनुष, बाण, तलवारें, बंदूकें, धनुष और तीर। 24. Why is the Assam Rifles called the oldest paramilitary force of India? Highlight any 4 different roles performed by the Assam Rifles. असम राइफल्स को भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री बल क्यों कहा जाता है? असम राइफल्स द्वारा अदा की गई कोई 4 भिन्न भिन्न भूमिकाओं को उजागर कीजिए। It is called the oldest paramilitary force of India because its linkages back to paramilitary police force that was formed under the British in 1835 called Cachar Ravi. It underwent many changes before finally becoming the Assam Rifles in 1917. Different role of Assam Rifles. 1. Internal security under the control of the army through the conduct of counter-insurgency and border security operations. 2. As an aid to the civil power in times of emergency. 3. To provide communications, medical assistance and education in remote areas. 4. In times of war, they can be used as combat force to secure sea areas if needed. इसे भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल कहा जाता है क्योंकि इसका वंश अर्धसैनिक पुलिस बल के द्वारा गठन हुआ था। 1835 में अंग्रेजों के अधीन कछार रेवी कहा जाता था। 1917 में असम राइफल्स बनने से पहले इसमें कई बदलाव हुए। असम राइफल्स की विभिन्न भूमिकाएं। 1. आतंकवाद विरोधी और सीमा सुरक्षा अभियानों के संचालन के माध्यम से सेना के नियंत्रण में आंतरिक सुरक्षा। 2. आपातकाल के समय नागरिक शक्ति की सहायता के रूप में। 3. दूरस्थ क्षेत्रों में संचार, चिकित्सा सहायता और शिक्षा प्रदान करना। 4. युद्ध के समय यदि आवश्यक हो तो समुद्री क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिए उनका उपयोग युद्ध बल के रूप में किया जा सकता है। 25. एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ द 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। भारत के 4 भौगोलिक खंडों की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया। 1. माउंटेन्स। The greatest Himalaya and the other lesser mountains are Aravalli Mountain, Vindhya, Western Ghat, the Eastern Ghat and the Nilgiris. 2. Plain is the northern India often called the Indo-Gangetic Plain. 3. The plateau region of the south is spreading from the northern plains and covered by the western and eastern Ghat on both sides. The Deccan Plateau is the large plateau in the whole country. 4. The islands of the India, the total coastline of India comprises of 7,516 km. The Indian territorial limit include 200 islands, including that of Andaman and Nicobar Islands in the east and Lakshadweep Island to the west. भारत के भौतिक विभाग। 1. पर्वत।
सबसे बड़ा हिमालय और अन्य पर्वत जैसे अरावली पर्वत, विंध्य, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी। 2 मैदान उत्तरी भारत है जिसे अक्सर भारत गंगा का मैदान कहा जाता है। 3 दक्षिण का पठार क्षेत्र उत्तरी मैदानों से फैला हुआ है और दोनों तरफ पश्चिमी और पूर्वी घाटों से आच्छादित है। दक्कन का पठार पूरे देश में एक बड़ा पठार है। 4 भारत के द्वीपों में भारत की कुल तटरेखा 7,516 किलोमीटर है। भारतीय क्षेत्रीय सीमाओं में पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और भारत के पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह सहित 200 द्वीप शामिल हैं। 26 हाईलाइट द रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना की भूमिका तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। Role and importance of Indian Air Force. 1. The Indian Air Force was raised on 8 October 1932 as a supplementary support for the British Air Force. 2. After independence, it became Indian Air Force. 3. Since 1950, the IAF has participated in 4 wars with Pakistan and 1 with China. 4. The Indian Air Force has excelled in its operation like Operations Vijay, Operation Meghdoot, Operation Cactus and Operation Upshaman. 5. The Indian Air Force has also been shouldering the responsibility of actively contributing with its manpower and aircrafts for the United Nations peacekeeping mission. 6. The Indian Air Force today is ranked 4th in the world owing to its professionalism. भारतीय वायुसेना की भूमिका और महत्व। 1. भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को ब्रिटिश वायुसेना के पूरक समर्थक के रूप में किया गया था। 2. आज़ादी के बाद यह भारतीय वायुसेना बन गई। 3. 1950 से भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के साथ 4 युद्धों में से चीन के साथ एक युद्ध में भाग लिया है। 4. भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन सावन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 5. भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशनों के लिए अपनी जनशक्ति और विमानों के साथ सक्रिय रूप से योगदान देने की जिम्मेदारी भी उठा रही है। 6. भारतीय वायुसेना आज अपनी व्यावसायिकता के कारण दुनिया में चौथे स्थान पर है। 27. Explain any 3 causes responsible for the emergence of cyber crime. Mention any 3 weapons that are used to commit साइबर क्राइम्स। साइबर अपराधों के बढ़ने के किन्हीं 3 कारणों को स्पष्ट कीजिए। साइबर अपराधों को करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 हथियारों का उल्लेख कीजिए। कॉजेज ऑफ साइबर क्राइम। 1. फ्रॉड एंड फॉर्जरी। 2. डैमेज टू और मॉडिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर डेटा और प्रोग्राम। 3. Unauthorized access to computer system and surveillance. Cyber weapons. 1. Viruses and worms. These are the codes that execute within host program. Whenever anything goes wrong, we do not hesitate to become viruses for that matter. 2. Trojan horses. There are programs that work in disguise. Trojan horses are unauthenticated program contained in a legitimate program which performs functions unknown to users. 3. Logic knowledge bombs. These are hidden functions that become active when triggered. साइबर अपराध के कारण। 1. धोखाधड़ी और जालसाजी। 2. कंप्यूटर डेटा या प्रोग्राम को नुकसान या संशोधन। 3. कंप्यूटर सिस्टम और निगरानी तथा अनधिकृत पहुंच। साइबर हथियार। 1. वायरस और वर्म्स। ये वे कोड हैं जो होस्ट प्रोग्राम के भीतर निष्पादित होते हैं। जब भी कुछ गलत होता है तो हम उस बात के लिए वायरस बनने से नहीं हिचकिचाते। 2. ट्रोजन हॉर्स। ऐसे प्रोग्राम हैं जो छद्म रूप में काम करते हैं। ट्रोजन हॉर्स एक वैध प्रोग्राम में निहित अनधिकृत प्रोग्राम है जो उपयोग करने के लिए अज्ञात कार्य करता है। 3. तर्क ज्ञान बम। यह छिपे हुए कार्य है जो ट्रिगर होने पर सक्रिय हो जाते हैं। 28. डिफाइन पीस कीपिंग। एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशंस। शांति स्थापना की परिभाषा लिखिए। 3 प्रकार के शांति स्थापना ऑपरेशन की व्याख्या कीजिए। पीस कीपिंग। Peacekeeping refers to activities intended to create conditions that favor lasting peace. Peacekeeping operations. 1. Peace enforcement. Peace enforcement means to act with or without the consent of the belligerents in order to ensure any treaty or ceasefire mandated by the United Nations Security Council is maintained. The forces are generally heavily armed as opposed to the unarmed or lightly armed personnel frequently deployed as observers. 2. Peacemaking. Peacemaking intends to compel belligerents to seek a peaceful settlement to their differences via mediation and other form of negotiation provided by the UNA. 3. Peacekeeping. Peacekeeping is deployment of a light armed United Nations presence in the field with the consent of the belligerent involved in order to build confidence and monitor agreement between concerned parties. Additionally, deployments continue to work towards comprehensive and lasting peace or for the implementation of an agreed upon peace.
शांति स्थापना से तात्पर्य उन गतिविधियों से है जिनका उद्देश्य स्थायी शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करना है। शांति स्थापना अभियान। एक, शांति प्रवर्तन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अनिवार्य किसी भी संधि या युद्ध विराम को सुनिश्चित करने के लिए शांति प्रवर्तन का अर्थ जुझारू लोगों की सहमति के साथ या बिना कार्य करना है। सेना आमतौर पर निहत्थे या हल्के सशस्त्र कर्मियों के विरोध में भारी हथियार से लैस होती है, जिन्हें अक्सर पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाता है। 2, शांति निर्माण। शांति निर्माण का उद्देश्य युद्ध करने वालों को मध्यस्थता और संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान की गई अन्य प्रकार की बातचीत के माध्यम से अपने मतभेदों के लिए एक शांतिपूर्ण समाधान प्राप्त करने के लिए मजबूर करना है। 3, शांति रखरखाव। संबंधित पक्षों के बीच विश्वास पैदा करने और समझौतों की निगरानी करने के लिए शामिल जुझारू लोगों को सहमति से क्षेत्र में हल्के हथियारों से लैस संयुक्त राष्ट्र की उपस्थिति को शांति स्थापना कहते हैं। इसके अतिरिक्त राजनीतिक व्यापक और स्थायी शांति की दिशा में या शांति पर सहमति के कार्यान्वयन के लिए काम कर जारी रखते हैं।